नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तनाव, अब तक पीछे नहीं हटे हैं सैनिक। एमईए ने दी है अहम जानकारी। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बॉर्डर पर नहीं कम हो रही टेंशन, अमेरिका से हंटर ड्रोन खरीदने के लिए नौसेना ने किया सरकार से संपर्क। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गरीबों और वंचितों के लिए चलेगा मोदी सरकार का विशेष अभियान, बनेंगे 2 करोड़ राशन कार्ड। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तनाव, अब तक पीछे नहीं हटे हैं सैनिक। एमईए ने दी अहम जानकारी। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध पर भारत ने गुरुवार को कहा कि क्षेत्र में सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है तथा सैनिकों के जल्द पीछे हटने से ही सीमावर्ती इलाकों में पूर्ण रूप से शांति बहाली एवं द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति सुनिश्चित की जा सकती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने डिजिटल माध्यम से आयोजित साप्ताहिक प्रेस वार्ता में यह बात कही। उन्होंने कहा, मैं इस बात पर जोर देता हूं कि सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। दोनों पक्षों के बीच इस बात पर अंतरिम सहमति बनी कि वे जमीनी स्तर पर स्थिरता बनाए रखेंगे और किसी नई घटना से बचेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, हमें उम्मीद है कि कोई भी पक्ष ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जो इस समझ के अनुरूप नहीं हो। उन्होंने कहा कि पूर्वी लद्दाख के इन क्षेत्रों से सैनिकों के जल्द पीछे हटने से ही सीमावर्ती इलाकों में पूर्ण रूप से शांति बहाली एवं द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति सुनिश्चित की जा सकती है। उनसे पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध से जुड़ी ताजा स्थिति के बारे में पूछा गया था। गौरतलब है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूर्वी लद्दाख के गतिरोध के संदर्भ में हाल ही में कहा था कि भारत और चीन के संबंध ऐसे चौराहे पर हैं जिसकी दिशा इस बात पर निर्भर करती है कि क्या पड़ोसी देश सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए विभिन्न समझौतों को पालन करता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बॉर्डर पर नहीं कम हो रही टेंशन, अमेरिका से हंटर ड्रोन खरीदने के लिए नौसेना ने किया सरकार से संपर्क। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पिछले कुछ समय से शांति है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से टेंशन कम नहीं हो रही है। हाल ही में चीन ने कुछ ऐसी गतिविधियां की है जिसके बाद भारत पूरी तरह से चौकन्ना हो गया है। भारतीय नौसेना ने देश को और मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय से संपर्क किया है और अमेरिका से 30 प्रीडेटर ड्रोन्स को खरीदने के लिए कहा है। इन ड्रोन्स के मिलने के बाद ये चीन के विंगलुंग सेकंड से आसमानी से टक्कर ले सकेंगे और जरूरत पड़ने पर ड्रैगन समेत अन्य देशों पर भारी पड़ेंगे। चीनी हथियार वाले ड्रोन को पाकिस्तान ने भी खरीदा है और मूल निर्माता चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के साथ संयुक्त रूप से इसका प्रोडक्शन करने की योजना है। भारतीय नौसेना, जिसे MQ-9 ड्रोन की खरीद के लिए सेना और वायुसेना दोनों के नेतृत्व के रूप में नॉमिनेट किया गया है, ने रक्षा मंत्रालय से रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार की अध्यक्षता में रक्षा खरीद बोर्ड की बैठक जल्द से जल्द बुलाने के लिए कहा है, जिसके बाद सैद्धांतिक रूप से परियोजना को मंजूरी दी जा सके। एक बार जब DPG परियोजना को मंजूरी दे देता है तो नौसेना खरीद की आवश्यकता की स्वीकृति के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद का रुख करेगी, जो सरकार के तहत अमेरिकी विदेशी सैन्य बिक्री मार्ग के माध्यम से सरकारी योजना के लिए किया जाएगा। नौसेना और अन्य दोनों सेनाएं अमेरिका से लीज पर 2 शिकारी ड्रोन के प्रदर्शन से सबसे अधिक संतुष्ट हैं, क्योंकि इसने इंडोनेशिया से सुंडा जल डमरू मध्य से अफ्रीका के पूर्वी समुद्र तट तक समुद्री डोमेन में जागरूकता विकसित की है। भारतीय नौसेना, थल सेना और वायुसेना को 10 MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन मिलेंगे, जो निर्देशित बम और हेल फायर मिसाइलों से लैस होंगे। रक्षा उत्पादन विभाग ने रक्षा योजना समिति की बैठक में ड्रोन विकसित करने और बेचने के लिए DEF एक्सपो 2020 में HAL के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के मुद्दे को उठाया। सशस्त्र बलों ने बताया कि इजरायली ड्रोन हंटर की भूमिका में है, लेकिन अमेरिकी ड्रोन हंटिंग के साथ आतंकवादियों और विद्रोहियों को नष्ट करने की दोनों भूमिका निभाता है। यह अफगानिस्तान और इराक में सिद्ध भी हो चुका है। इस बीच भारतीय सेना लीज पर इजरायल से 6 हेरॉन उच्च ऊंचाई वाले ड्रोन हासिल करने के लिए तैयार है और मौजूदा हेरॉन ड्रोन को डेटा लिंक और बेहतर रडार के साथ पैरेलल रूप से अपग्रेड कर रही है। वहीं लीज का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय के पास लंबित है, जबकि अपग्रेड किए जाने का काम पहले ही शुरू हो चुका है। मालूम हो कि भारत और चीन के बीच पिछले साल अप्रैल से ही तनाव की स्थिति है। कई दौर की बातचीत के बाद कुछ पॉइंट्स पर डिसएंगेजमेंट हुई है, जबकि कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर दोनों देशों के शीर्ष सैन्य अधिकारियों के बीच बातचीत जारी है। इसी दौरान LAC के पास चीन की ओर ड्रैगन की सेना की हलचल दिखाई दे रही है। डेप्थ इलाकों में अपनी सीमा में चीनी जवानों ने बंकर भी बना लिए हैं। हालांकि भारतीय जवान भी किसी भी हरकत से निपटने के लिए पूरी तरह से रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गरीबों व वंचितों के लिए चलेगा मोदी सरकार का विशेष अभियान, बनेंगे 2 करोड़ राशन कार्ड। जी हां दोस्तों, जिनके राशन कार्ड ना बन पाए हो वे जरूर बनवा ले। विशेष अभियान चलाकर समाज के गरीब, कमजोर और वंचित वर्ग के लोगों का राशन कार्ड बनाया जाएगा, ताकि उन्हें रियायती दर पर अनाज मुहैया हो सके। केंद्र सरकार ने इस बाबत सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी कर राशन कार्ड बनाने का अभियान शुरू करने को कहा है। निचले तबके के ऐसे लोगों को राशन कार्ड देकर उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में लाया जाएगा। केंद्रीय खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने
बताया कि देश के लगभग 2 करोड़ लोगों को नया राशन कार्ड दिया जा सकता है। वे गुरुवार को पत्रकारों से वर्चुअल वार्ता कर रहे थे। उन्होंने बताया कि शहरी व ग्रामीण गरीबों, कूड़ा बीनने वालों, फेरी वाले, रिक्शा चालक, प्रवासी मजदूरों, बेघर लोग और घुमंतु परिवार के राशन कार्ड बनाए जा सकते हैं। कोरोना संक्रमण के दौरान समाज के गरीब, कमजोर और वंचित वर्ग के लोगों को राशन न मिलने की खबरें सामने आई। स्थायी पता न होने की वजह से इन लोगों के राशन कार्ड ही नहीं बनाए जा सके हैं। राज्यों से कहा गया है कि वे समाज के निचले तबके के ऐसे लोगों को चिन्हित करने के लिए विशेष अभियान चलाकर उनके राशन कार्ड बनाएं। खाद्य सचिव पांडे ने बताया कि पूरे देश में 4.39 करोड़ बोगस राशन कार्डों को रद्द कर उनकी जगह नए राशन कार्ड बनाए गए हैं कि लोगों को शामिल करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। खाद्य मंत्रालय की एडवाइजरी में 15 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है। कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनजर केंद्र ने गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना घोषित की है। इसके तहत सभी राशन कार्ड धारकों को मई और जून महीने में प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अतिरिक्त अनाज मुफ्त में दिया जा रहा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन की टीका कूटनीति पर ताइवान का हमला, बोले सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रहा ड्रैगन। जी हां दोस्तों, ताइवान ने चीन की आक्रामक टीका कूटनीति पर करारा हमला बोला है। ताइवान ने कहा है कि चीन आंशिक रूप से दबाव बढ़ाने के लिए टीके और महामारी संबंधी अन्य मदद करने के बदले में देशों से राजनीतिक लाभ ले रहा है। ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने बृहस्पतिवार को फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंस क्लब ऑफ जापान के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अपने राजनीतिक एजेंडे को थोपने के लिए वैश्विक महामारी में फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने यह भी कहा कि चीन की टीका कूटनीति से मध्य तथा दक्षिण अमेरिकी देशों के बीच लकीरें खिंच गई हैं। इन देशों में तनाव पैदा हो रहा है। चीन को इस संकट में पश्चिमी गोलार्ध में अपना प्रभाव बढ़ाने का मौका मिल रहा है। चीन कोरोना वायरस से निपटने के लिए अपनी स्वदेशी वैक्सीन और अन्य उपकरण उपलब्ध करा रहा है। चीन की चालबाजी देखिए कि जो बीजिंग के साथ राजनीतिक साझेदारी करने वह उन मुल्कों को कार्यों के लिए आर्थिक मदद दे रहा है। जोसेफ वू ने कहा कि चीन साझेदारी का इस्तेमाल ताइवान और अमेरिका के सहयोगियों को अपनी ओर करने या उन पर दबाव बनाने के लिए करता है। चीन अपनी टीका कूटनीति के जरिए राजनीतिक बढ़त बनाने की कोशिश कर रहा है। उल्लेखनीय है कि ऐसे में जब भारत कोरोना की दूसरी लहर में फंस गया है, चीन दक्षिण एशियाई देशों के बीच अपनी वैक्सीन कूटनीति को लेकर ज्यादा मुखर नजर आ रहा है। चीन भारत के पड़ोसियों नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका को भी मदद कर अपनी कूटनीति को अंजाम दे रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को जवाब, 5 राज्यों के चुनावों में वीवीपैट में सही पाया गया हर वोट। जी हां दोस्तों, हाल ही के विधानसभा चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल्स एक दूसरे के साथ 100% मेल खाते हैं। एएनआई से बात करते हुए भारत के चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने कहा, डेटा ईवीएम और वीवीपैट के बीच 100% मिलान दिखाता है, जो इसकी सटीकता और प्रामाणिकता साबित करता है। इन पिछले विधानसभा चुनावों में इन 2 मशीनों के परिणाम इसकी प्रामाणिकता का पहले की तरह पुनः पुष्टि करता है। 4 राज्यों केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में इस साल की शुरुआत में चुनाव हुए थे। आपको बता दें कि हर चुनाव में ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। ईवीएम को 1989 में भारत के चुनाव आयोग द्वारा विकसित किया गया था। 2019 के आम चुनावों में भारत के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपैट का उपयोग किया गया था। हालांकि 2014 में वीवीपैट का उपयोग सिर्फ 8 निर्वाचन क्षेत्रों में ही किया गया था। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल में 1492, तमिलनाडु में 1183, केरल में 728, असम में 647 और पुडुचेरी में 156 वीवीपैट मशीन का इस्तेमाल किया गया था। अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि चुनाव आयोग के लिए 2019 के आम चुनाव में प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में 5 ईवीएम में वीवीपैट पर्चियों की भौतिक गणना करना अनिवार्य होगा। देश के शीर्ष न्यायालय का यह निर्देश 21 विपक्षी दलों द्वारा एक याचिका दायर करने के बाद आया था। 2021 के विधानसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखा था और ईवीएम की गिनती के साथ सभी वीवीपैट पेपर पर्चियों का मिलान करने के लिए कहा था। नियम के अनुसार वीवीपैट पर्चियों की संख्या और संबंधित ईवीएम की गिनती के बीच बेमेल होने की स्थिति में वीवीपैट की गिनती ही मान्य होती है। करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना महामारी पर चीन का खेल जारी है, भयावह रूप से बदल रहा रवैया। जी हां दोस्तों, चीनी रवैया भयावह रूप से बदल रहा है। भले ही शी जिनपिंग की सरकार भारत को वर्तमान स्वास्थ्य आपदा में चिकित्सा सहायता की पेशकश करने के लिए आगे आई है, मगर चीन का मीडिया और कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र आपदा से निपटने के भारतीय प्रयासों का मजाक उड़ा रहे हैं। वर्तमान में भारत में रहने वाले चीनी नागरिकों को उकसाया जा रहा है कि वे यहाँ से बीमार मरीजों की वीडियो रिकॉर्ड कर चीनी मीडिया को भेजें। चीन पर नजर रखने वाले जाने माने भारतीयों ने तस्वीरों में दिखाई जा रही सड़कों पर ऐसे कई मरते हुए लोगों की पहचान की है। उसके साथ की जा रही टिप्पणियों में सहानुभूति के बजाय नेताओं का उपहास किया जा रहा है। क्या दुनिया को चीन से यही उम्मीद करनी चाहिए, जो कि प्राचीन सभ्यता होने का दावा करता है, या फिर यह सब कहीं चीन का दिमागी खेल तो नहीं है? हैरान करने वाली बात यह है कि चीनी शासन की भूमिका की जांच पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चुप्पी साध ली है और महामारी से जुड़ी सूचना को अधर में लटका दिया है। चीनी मीडिया घरानों की हरकत के लिए WHO की विफलता जिम्मेदार है। इसी तरह दक्षिण एशिया में सरकारों से सामरिक लाभ प्राप्त करने के लिए चीनी सामरिक तंत्र
कूटनीतिक पैंतरेबाजी कर रहा है, क्योंकि ये देश कोविड-19 से जूझ रहे हैं। चीनी रक्षा मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने कुछ दिन पहले बांग्लादेश और श्रीलंका का दौरा किया था। बांग्लादेश में लंबे समय से किया जा रहा चीनी निवेश ऐसे ऋण है जो अनिवार्य रूप से सामरिक ताकत और सड़क क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके केंद्र में चीनी रोड एंड बेल्ट परियोजना है, जिसके जरिए म्यांमार के बंदरगाहों को बांग्लादेश के बंदरगाहों से जोड़ा जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना के बाद चीन में सिर उठा रही दूसरी महामारी, मिला नया वायरस। जी हां दोस्तों, चीन में सामने आए बर्ड फ्लू के रेयर मामले ने दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। चीन के इतिहास को देखते हुए सावधानी जरूरी है। मामले की अनदेखी विश्व बिरादरी के कोरोना की तरह महंगी पड़ सकती है। वैसे बर्ड फ्लू दुनिया के लिए नई बीमारी है, लेकिन H10N3 नए स्ट्रेन है और ये पहली बार किसी मनुष्य में पाया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एयर मार्शल VR चौधरी होंगे भारतीय वायुसेना के अगले वाइस चीफ। 30 जून को संभालेंगे पदभार। जी हां दोस्तों, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी 30 जून को वायुसेना के अगले वाइस चीफ के रूप में अपना पदभार ग्रहण करेंगे। VR चौधरी वर्तमान में वेस्टर्न एयर कमांड की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। चौधरी ने पिछले साल अगस्त में भारतीय वायुसेना के वेस्टर्न एयर कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के तौर पर पदभार संभाला था। नेशनल डिफेंस एकेडमी के पूर्व छात्र एयर मार्शल VR चौधरी को वायुसेना में फाइटर पायलट के तौर पर 29 दिसंबर 1982 में शामिल किया गया था। चौधरी अब तक कई मुख्य पदों का कार्यभार संभाल चुके हैं। इंडियन एयरफोर्स की स्वॉर्ड आर्म के रूप में जाने जाने वाली वेस्टर्न एयर कमांड लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में चीन और पाकिस्तान दोनों से लगी भारत की सीमाओं की निगरानी करती है। 1982 में कमीशन होने के बाद विवेक चौधरी 1993 में स्क्वाड्रन लीडर बने, 1999 में विंग कमांडर, 2006 में ग्रुप कैप्टन, 2009 में एयर कमोडोर, 2013 में एयर वाइस मार्शल और अक्टूबर 2018 में एयर मार्शल के पद पर नियुक्त हुए थे। अपने लगभग 4 दशक के करियर के दौरान एयर मार्शल चौधरी ने जामनगर, श्रीनगर, अवंतीपुर, दिल्ली, इलाहाबाद, पुणे और डंडीगल में अपनी सेवाएं दी हैं। एयर मार्शल विवेक चौधरी को सैन्य पुरस्कार अति विशिष्ट सेवा मेडल देकर सम्मानित किया जा चुका है। यह पुरस्कार उत्तम युद्ध सेवा मेडल के बराबर है। वेस्टर्न एयर कमांड के चीफ के तौर पर एयर मार्शल विवेक चौधरी की पोस्टिंग ऐसे समय पर हुई थी जब पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के बीच सीमा पर काफी विवाद बढ़ गया था। साथ ही पाकिस्तान लगातार बॉर्डर पर अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में भी रद्द हुई 12वीं की परीक्षा, इस फॉर्मूले से तैयार होगा रिजल्ट। जी हां दोस्तों, कोरोना के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपनी बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। इससे पहले CBSE और ICSE की 12वीं की परीक्षा कैंसिल कर दी गई थी। केंद्र के इस फैसले के बाद गुजरात, मध्य प्रदेश समेत कई बोर्ड ने अपनी परीक्षाएं रद्द कर दी थी और अब यूपी बोर्ड ने भी परीक्षा रद्द करने का फैसला ले लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में गुरुवार को कोरोना पर बनी टीम 9 की एक बैठक हुई। डिप्टी CM और माध्यमिक शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा टीम 9 के सदस्य नहीं है, फिर भी वह बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया गया। यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा के लिए 26,09,501 स्टूडेंट्स पंजीकृत हैं। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षाएं पहले ही रद्द कर दी गई हैं। CBSE व ICSE ने भी 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा की, जिसके बाद अन्य राज्यों ने भी 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द होने लगी हैं। इसी कड़ी में यूपी की बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं भी रद्द करने का ऐलान किया गया है। 12वीं के छात्रों को भी उसी आधार पर प्रमोट किया जाएगा जिस आधार पर 10वीं का रिजल्ट तैयार किया गया है। छात्रों को प्री बोर्ड परीक्षा और 11वीं के फाइनल एग्जाम के मार्क्स के आधार पर प्रमोट किया जाएगा। अगर प्री बोर्ड एग्जाम नहीं दिए हैं तो 11वीं और 10वीं के एग्जाम के आधार पर छात्र प्रमोट होंगे। 10वीं के छात्रों को भी 9वीं के फाइनल मार्क्स और प्री बोर्ड एग्जाम के मार्क्स के आधार पर पास किया गया है। बोर्ड ने यह स्पष्ट किया है कि 10वीं या 12वीं के जो छात्र बाद में परीक्षा देना चाहेंगे उनके लिए ऐसी सुविधा होगी, मगर फिलहाल वह आगे प्रमोट कर दिए जाएंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री द्वारा CBSE बोर्ड परीक्षाएं स्थगित किए जाने के बाद से कई स्टेट बोर्ड भी अपने 12वीं के एग्जाम रद्द कर चुके हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, गोवा, उत्तराखंड और हरियाणा बोर्ड ने अपने 12वीं के एग्जाम रद्द कर दिए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जेल में बंद मेहुल चौकसी को लगा बड़ा झटका, डोमिनिका कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। जी हां दोस्तों, डोमिनिका की जेल में बंद भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को बड़ा झटका लगा है। डोमिनिका की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी के देश में अवैध प्रवेश के मामले में उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। बता दें कि बीते दिनों मेहुल चौकसी एंटीगुआ से लापता होकर डोमिनिका में पकड़ा गया था। आज डोमिनिका हाईकोर्ट में इस मामले पर फैसला आ सकता है। कोर्ट के इस फैसले के बाद मेहुल चौकसी के वकील विजय अग्रवाल ने कहा कि वह मेहुल की जमानत के लिए ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। बता दें, भगोड़ा की मेहुल चौकसी पंजाब नेशनल बैंक में 13,500 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले में भारत में वांछित हैं। उसके वकील ने आरोप लगाया कि उनके मुवक्किल को एंटीगुआ के जॉली हार्बर से अगवा किया गया और उसे करीब 100 नॉटिकल मील दूर एक नौका से डोमिनिका ले जाया गया। दरअसल डोमिनिका के उच्च न्यायालय के आदेश के बाद बुधवार को हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को देश में अवैध रूप से घुसने के आरोपों का जवाब देने के लिए मजिस्ट्रेट
मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था। चौकसी व्हील चेयर पर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश हुआ। उसने नीले रंग की टी शर्ट पहन रखी थी। इससे पहले डोमिनिका के उच्च न्यायालय की न्यायबंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर करीब 3 घंटे तक सुनवाई करने के बाद उसे मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किए जाने का आदेश जारी किया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट में चौकसी ने दावा किया था कि एंटीगुआ एंड बारबुडा से अपहरण कर जबरन कैरिबियाई द्वीप देश में लाया गया। इधर उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार तक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। चौकसी की दलीलें खारिज करते हुए उच्च न्यायालय भी अभियोजन पक्ष ने कहा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका टिकती ही नहीं है, क्योंकि आरोपी अवैध रूप से देश में घुसा और उसे बाद में उसे हिरासत में ले लिया गया। चौकसी के वकील विजय अग्रवाल ने कहा, हमारा मानना है कि मेहुल चौकसी अवैध हिरासत में है, क्योंकि उसे 72 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना था, जबकि ऐसा नहीं किया गया। इससे उनके रुख की पुष्टि हुई है। इसके उपचार के तहत उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने को कहा गया है। इससे मेहुल चौकसी की अवैध हिरासत की पुष्टि होती है, जैसा कि बचाव पक्ष की दलील है। उन्होंने कहा, जिस विषय की सुनवाई की जा रही है वह बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका है, न कि भारत में उसे प्रत्यार्पित करने का विषय। उसकी नागरिकता का विषय अदालत के सामने नहीं है। मीडिया की विभिन्न खबरों के विपरीत भारत सरकार के बारे में कोई चर्चा ही नहीं हुई। न्यायाधीश बर्नी स्टेफेंसन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मामले की सुनवाई की। चीन की निकली हेकड़ी, जिनपिंग ने छवि सुधारने के लिए अपने राजनयिकों से की ये अपील। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर चौतरफा घिरे चीन इन दिनों नरम रुख अख्तियार करता नजर आ रहा है। हाल ही में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन की सरकारी मीडिया और राजनयिकों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर संवाद के लिए नरम रुख बरतने की अपील की है। पर्यवेक्षकों का मानना है कि कोविड-19 के कारण बीजिंग के अलग थलग पड़ने को देखते हुए चीन ने हर मोर्चे पर सावधानियां बरतनी शुरू कर दी है। चेयरमैन माओ त्से तुंग के बाद शी कि चीन के सबसे शक्तिशाली नेता की छवि है। उन्होंने सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन के पोलित ब्यूरो के समूह अध्ययन सत्र के दौरान कहा कि चीन की बातों को बेहतर तरीके से बताने के लिए नई संकल्पना, क्षेत्र और अभिव्यक्ति का निर्माण किया जाना चाहिए। शी ने कहा कि संदेश को नरमी और विनम्रता से कहे जाने की आवश्यकता है। भाषण पर सरकारी चाइना डेली ने लिखा कि शी ने कहा कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिसमें खुलापन, विश्वास हो और इसमें नरमी और विनम्रता से कही जाए। इसने बताया कि चीन को ऐसी आवाज की जरूरत है जो इसके राष्ट्रीय ताकत और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के अनुकूल हो। शी ने चीनी संस्कृति को विदेशों में प्रसारित करने के प्रयास पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट देश की विश्वसनीय, प्रशंसनीय और सम्माननीय छवि बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। शी ने इस बात पर जोर दिया कि यह आवश्यक है कि दोस्त बनाए जाएं, एकजुट होकर बहुमत का दिल जीता जाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों को लगातार बढ़ाया जाए। यह पूछने पर कि क्या शी के बयानों के परिप्रेक्ष्य के कूटनीतिक प्रयासों में चीन अलग रुख अपनाने जा रहा है, तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा कि बयान चीन के शांतिपूर्ण विकास के मुताबिक था। उन्होंने कहा, मैं बताना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रचार कार्यों को बढ़ाने और सुधारने से चीन को अपने सुधार और विकास के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने में मदद मिले। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी सहयोगी को गिरफ्तार किया, आपत्तिजनक चीजें बरामद। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ बांदीपोरा जिले में एक आतंकवादी सहयोगी को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से एक ग्रेनेड और 50 जिंदा AK सीरीज राउंड सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि बांदीपोरा में देश विरोधी तत्वों की आवाजाही के संबंध में विशेष सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुटुशाही इलाके में पुलिस, सेना और CRPF द्वारा एक विशेष संयुक्त चौकी स्थापित की गई थी। चेकिंग के दौरान अधिकारियों ने ओनागाम निवासी इरशाद अहमद मीर नाम के एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान उसने खुलासा किया कि वह प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी सहयोगी के रूप में काम कर रहा था। उसके खुलासे पर आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई, जिसमें एक ग्रेनेड और AK सीरीज के 50 जिंदा राउंड शामिल हैं। पुलिस ने कहा कि आगे की पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार किया कि बांदीपोरा के सामान्य इलाके में आतंकी हमले के लिए गोला बारूद उसे सौंपा गया था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार मीर एक पुराना हिस्ट्री शीटर है और कई राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान कांग्रेस में कल है CM अशोक गहलोत के सामने भिड़ गए 2 मंत्री, एक दूसरे को दी धमकियां। जी हां दोस्तों, पंजाब के बाद अब राजस्थान कांग्रेस में भी अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। दरअसल खबर है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ बुधवार रात हुई कैबिनेट की बैठक के दौरान सरकार के 2 मंत्री आपस में भिड़ गए। यह भिड़ंत शांति धारीवाल और राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा में हुई। दोनों नेताओं के बीच विवाद इतना बढ़ा कि वहां मौजूद अन्य मंत्रियों को बीच बचाव कर मामला ठंडा करवाना पड़ा। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक यह बैठक CM आवास पर बुलाई गई थी। इस दौरान गोविंद सिंह डोटासरा ने सभी जिला कलेक्टरों को ज्ञापन देने को कहा, जिसका शांति धारीवाल ने विरोध किया। शांति धारीवाल का कहना था कि ज्ञापन राष्ट्रपति को भेजा जाना चाहिए, कलेक्टर को देने से क्या होगा। इस पर डोटासरा ने कहा कि राष्ट्रपति को देकर भी क्या कर लोगे। दोनों के बीच हुई इस बहस को CM गहलोत भी देखते रह गए। बैठक के दौरान खुद मुख्यमंत्री गहलोत ने दोनों नेताओं को शांत रहने को कहा। हालांकि यह विवाद
बाद थमा नहीं, बल्कि बैठक खत्म होने के बाद बाहर आकर भी दोनों मंत्री खुलेआम आपस में भिड़ गए। खबरों के मुताबिक साथी मंत्रियों ने बीच बचाव किया, नहीं तो उनमें हाथापाई तक की नौबत आ गई थी। बैठक खत्म होने के बाद धारीवाल ने डोटासरा से कहा कि वह उनके आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इस पर डोटासरा ने कहा कि वह जब तक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके आदेश मानने पड़ेंगे। डोटासरा ने यह भी कहा कि वह इस मामले की पूरी रिपोर्ट सोनिया गांधी को देंगे। यह पहली बार नहीं जब इन दोनों नेताओं की सीएम के सामने बहस हुई हो। इससे पहले अक्टूबर 2020 में सीएम आवास पर शहरी निकाय चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर भी दोनों नेताओं की बहस हुई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दूसरी मेड इन इंडिया वैक्सीन के लिए केंद्र ने की डील, 30 करोड़ डोज कर ली बुक। जी हां दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कोरोना वैक्सीन की 30 करोड़ डोज के लिए हैदराबाद स्थित वैक्सीन निर्माता बायोलॉजिकल ई को 1500 करोड़ रुपए एडवांस पेमेंट करेगा। ये वैक्सीन अगस्त-दिसंबर 2021 से मेर्सेस बायोलॉजिकल ई द्वारा निर्मित और स्टोर की जाएगी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।